तो आज हम बात करने जा रहे हैं जनरेशन के बारे में। जनरेशन क्या चीज़ होती है आपको अच्छे तरीके से पता होगा, आपने देखा होगा जोंग के आगे 4G लिखा होता है। जोंग के आगे 4G के लिखने का मतलब क्या है, फोर्थ जनरेशन। अगर 3G लिखा है तो थर्ड जनरेशन, सही 2G लिखा है तो सेकंड जनरेशन। ये चलता आ रहा है, हर चीज़ के अंदर चलता आ रहा है। कंप्यूटर के अंदर जनरेशन की सूरत में ही हम कंप्यूटर को नाप रहे होते हैं। अलबत्ता कंप्यूटर को नापने का कोई और तरीका हमारे पास नहीं है। टेक्नोलॉजी वाइज अगर हमें नापना है कंप्यूटर को तो हम जनरेशन की सूरत में उसको नापेंगे। आपको आई हो मेरी बात समझ में आई होगी। जितनी टेक्नोलॉजी तरक्की करेगी उसके हिसाब से हम टेक्नोलॉजी को नापेंगे, मेजरमेंट करेंगे। किसके हिसाब से? जनरेशन के हिसाब से। जैसे सबसे पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी, इसका नाम क्या था, वैक्यूम ट्यूब। सबसे पहली टेक्नोलॉजी थी जो कंप्यूटर के अंदर इन्हेंस्ड हुई, जिसको हमने बनाया, जिसके ऊपर काम किया, जो कि बहुत बड़े कंप्यूटर्स में यूज़ होती थी। ओके, तो वो क्या थी हमारे पास फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 टू 1956। जब तक हमारे पास वैक्यूम ट्यूब चली वो हमारी क्या थी, फर्स्ट जनरेशन। ओके, based on vacuum tubes, first generation computer were very large in size. This generation computer use machine language I1 and 0। आपको ये तो पता है कि कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज यूज़ करता है। ओके, उस ज़माने में लार्ज स्केल पे जो है बाइनरी लैंग्वेज यूज़ करी जाती थी। मैग्नेटिक ड्रम वेयर यूज एज प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज मीडियम एंड पंचित कार्ड फॉर इनपुट। आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो है एक हार्ड ड्राइव होती है, उसके अंदर पंचित तो नहीं, खैर उसके अंदर मैग्नेटिक ड्रम होता है, मतलब एक मैग्नेटिक की सीडी बनी हुई होती है ड्राइव के अंदर। सही, बिल्कुल इसी तरीके से पहले जो अपना इंटरनल स्टोरेज होती थी वो किससे बनी हुई होती थी, मैग्नेटिक ड्रम। पूरा एक ड्रम होता था, उसको चलाना पड़ता था हाथ से, और प्रोसेसर भी इसी तरीके का होता था, उसको भी हाथ से पूरा चलाना पड़ता था, तब जाके जो है वो काम करता था। आई होप मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। और ये जो 10 पे काम करते थे, लेकिन बड़े लार्ज स्केल के ऊपर काम करते थे, और इनको इनपुट दिया जाता था पंचित कार्ड की सूरत में। पंचित कार्ड होते हैं आज के दौर में भी, अगर आप देखो किसी स्कूल वगैरह जाके तो वहाँ पे अलिफ बे पे ते सही के नाम के वो छोटे छोटे ब्लॉक टाइप के बने हुए होते हैं, तो पंचित कार्ड होते हैं सिंपल, वो दिए जाते थे, उसके ज़रिए इनको इनपुट दिया जाता था। इन दिस जनरेशन मेनली बेच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम was used। computer of this generation were primarily used for scientific and research purpose। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर UNIAC याद रखिएगा। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर UNIVAC याद रखिएगा। आर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। कह रहे हैं कि उस ज़माने में एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ, यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ था कि जिनको हम यूज़ करते थे, जिसका नाम क्या था, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये रहा यहाँ पे लिखा है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उस दौर में हम लोग यूज़ करा करते थे। ये सिंपल क्या होता है हम सेकंड जनरेशन में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, बहुत डीप में हम इसको पढ़ेंगे। सही, असल में ये है ऐसा सिस्टम कि हम इसको जॉब्स वगैरह देते थे और डायरेक्टली ये उन्हीं जॉब से इंक्लूड करता था जो सेम टू सेम होती थी। सही, बहरहाल ये क्या होता है इसको हम सेकंड चैप्टर में विद डेप्थ पढ़ेंगे। ओके, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ हो गई। इसके बाद देखते हैं जनरेशन ऑफ प्राइमरी यूज़ साइंटिफिक एंड रिसर्च पर्पज़ के लिए ये यूज़ होता है, यानी कि साइंटिफिकली रिसर्च के लिए इस कंप्यूटर बनाया गया था। ENIAC और UNIVAC। सही, तो इन दो कंप्यूटर्स की एग्जाम्पल है हमारे पास जो किस पे काम करते थे, बाइनरी कोड्स पे काम करते थे। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये वैक्यूम ट्यूब्स पे काम करते थे, वैक्यूम ट्यूब। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जैसे अगर मिसाल के तौर पे आपका एक कमरा है, मिसाल के तौर जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं या इससे छोटा कमरा हो सकता है, ठीक, 10 बाय 10 का जो कमरा होता है ना, उसके अंदर 2 वैक्यूम ट्यूब आती हैं, 2 वैक्यूम ट्यूब आती हैं, जबकि एक कंप्यूटर में 40,000 के करीब ये वैक्यूम ट्यूब लगती थी। तो आई होप आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कितने बड़े लार्ज इन साइज हुआ करते थे, यानी कि 3-4 प्लॉट्स की जगह तो ये हंसते खेलते लेते थे, हंसते खेलते। सही, तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे तरीके समझ में आ गई होगी। बस याद रखिए 1940 टू 1956 फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद आ रही है हमारे पास वो है सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1956 टू 1963। 56 के बाद जो है 1963 तक हमारे पास क्या चली, सेकेंड जनरेशन हमारे पास चली। बिकॉज ऑफ ट्रांसलेटर कंप्यूटर बिकम स्मॉलर, फास्टर, चीपर एंड मोर एफिशिएंट असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रन वेयर इंट्रोड्यूस मैग्नेटिक कोर। अच्छा, मैग्नेटिक कोर क्या होता है उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो मैग्नेटिक कोर के बारे में हम बात कर रहे हैं सिंपल। तो मैग्नेटिक कोर सिंपल क्या है देखें ज़रा, मैं आपको थोड़ा सा लार्ज इसको मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है असेंबली लैंग्वेज वगैरह इसके अंदर यूज़ होती थी। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, अगर आपने मेरी लैंग्वेज वाली वीडियो देखी हो, कंप्यूटर लैंग्वेजेस बहुत सारी तरह की लैंग्वेज होती है। एक होती है बाइनरी लैंग्वेज जो कंप्यूटर यूज़ करता है, बिल्कुल इसी की एक मैनुमैनिक्स कोड होते हैं जिनको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज, उस पर ये काम करा करता था सेकेंड जनरेशन। सही, एंड हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर फोर्ट्रान दुनिया की सबसे पहली लैंग्वेज है, वो यूज़ करता था। इसके बाद एक चीज़ आई वो है मैग्नेटिक कोर। आपने आज सुना हुआ कोर i3, ड्यूअल कोर, कोर 2 डू। सही,
असल में मैग्नेट पूरा मैग्नेट यूज़ नहीं है, मैग्नेट का पूरा ड्रम यूज़ नहीं करा जा रहा है, मैग्नेट का पानी यूज़ करा जा रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट कोर यानी कि जो पानी डाल रहे हैं ना, जैसे गोल्ड का पानी होता है तो हम उसको गोल्ड कोर बोलते हैं, सही। तो वो कोर होता है, पानी होता है सिंपल, ठीक। वॉज यूज एंड प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज मीडियम। पंचेड कार्ड वेयर यूज फॉर इनपुट, बिल्कुल उसी तरीके से जो है पंचेड कार्ड इनपुट दिए जाते थे। बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते थे। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि लिनक्स, iOS, ये सब क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, सही। इसको भी हम बहुत डेप्थ में जाके जो है सेकेंड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। वेयर यूज दिस कंप्यूटर, वेयर मेनली यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, सही। साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिज़ाइन। एग्जाम्पल IBM 7094 एंड IBM 1401। ये कंप्यूटर्स के नाम है, इनको जहन में लाजमी रखिएगा, इनके बगैर कुछ भी आपका पेपर नहीं होने वाला, सही। ये लाजमी याद रखिएगा, 7094 1401 IBM, ठीक। ये IBM ने ही फाउंड किए थे ये सिस्टम जो है, सही। तो ये भी आपको समझ में आ गया, असेंबली एक लैंग्वेज है, ठीक, ओके। ये लो लेवल लैंग्वेज है और फोर्ट्रान क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। आई होप ये बात भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फर्स्ट जनरेशन में भी यूज़ होता है, सेकंड जनरेशन में भी यूज़ हो रहा था, जबकि सेकंड जनरेशन में जो है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे पास यूज़ हो रहा है। जो लिनक्स और iOS वगैरह ये सब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इसके अलावा यूबंटू भी होता है, सही। उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, वो क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में जो है सेकंड चैप्टर में हम जाके देखेंगे, ओके। तो सेकंड जनरेशन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, आई होप, सही। तो इसके आगे हमारे पास एक जनरेशन आ रही है जिसका नाम क्या है, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 टू 1971। यहाँ पे 63 पे ख़त्म हुई, तो 1964 पे कौन सी जनरेशन स्टार्ट हो गई, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 टू 1971। अच्छा ज़रा आप इसको पढ़ लेते हैं। यूज़ ऑफ ICs फर्दर डिस्क्राइब साइज ऑफ कंप्यूटर एंड इंक्रीज द स्पीड and efficiency. Less expensive computer were introduced. High-level programming language such as Pascal and COBOL were used. Keyboard as input and monitor as output also ease the use of computer. यहाँ तक मैंने इसको रीड किया है सर। बोले ICs आ गई थी इस दौर के अंदर, सही, जिन्होंने क्या करा, कंप्यूटर के साइज़ को और ज़्यादा जो है डिक्रीज़ कर दिया, कम कर दिया बहुत ज़्यादा। और फिर ऊपर से जो एक चीज़ आ गई, एफिशिएंसी तो आ गई, सही, कम भी हो गए, लेस एक्सपेंसिव भी हो गए कंप्यूटर, सही। दूसरी चीज़ ये है, हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हमारे पास आ गई जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी रखती है, जिसके ज़रिए हम बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते थे, उनके ज़रिए बना सकते थे। जिसमें सबसे पहले हमारे पास पास्कल आती है, कोबोल आती है, इसके अलावा C++ आती है, सी और भी दीगर लैंग्वेज है, सही। वो लैंग्वेजेस हमारे पास आ गई, ठीक, जिनकी वजह से हमारा काम आसान हो गया थर्ड जनरेशन के अंदर, ठीक। एक चीज़ इसके बाद हमारे पास मॉनिटर आ गई चलाने के लिए, आउटपुट लेने के लिए, इनपुट देने के लिए कीबोर्ड आ गया हमारे पास, सही। ये थर्ड जनरेशन की सारी इन्वेंशंस हैं। टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम सेकंड चैप्टर में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे यूज़ होते हैं, क्या कहाँ पर यूज़ होते हैं, इन सबको बहुत डिटेल में जो है हम सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर वॉज एक्सटेंडेड टू डेटाबेस मैनेजमेंट, सही। DBMS का पूरा हिसाब किताब आ गया, इंडस्ट्रियल कंट्रोल आ गया हमारे पास थर्ड जनरेशन के अंदर, सही। फिर इनके जो सिस्टम्स के नाम है वो है IBM 360 एंड IBM 370 आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस जनरेशन कंप्यूटर, सही। आई होप ये थर्ड जनरेशन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। IC ये चीज़ है, देखें IC ये होती है, ठीक, IC ये है। सेकेंड जनरेशन में हमारे पास क्या आए थे, ट्रांजिस्टर आए थे। अब यहाँ पे ऊपर अगर हम और आ जाऊँ, मैं लेके ऊपर मैं आपको लेकर आ जाऊँ, जो वैक्यूम ट्यूब है हमारे पास, सही। ये वैक्यूम ट्यूब है, सिंपल। ये वैक्यूम ट्यूब थी, ये एक कंप्यूटर में जो है कम से कम कितनी होती थी, 40,000 होती थी। और अब जो है हमारे पास क्या आ गया, ट्रांजिस्टर आ गया। ट्रांजिस्टर जो है, एक ट्रांजिस्टर जो है वो 10 वैक्यूम ट्यूब के बराबर है। तो आप सोच सकते हैं कितना ही साइज़ कम हो गया होगा, कितना साइज़ कंप्यूटर का कम हो गया होगा ट्रांजिस्टर की मदद से। इसके नीचे है IC। अब IC जो है वो क्या है, सिंपल, हमारे पास IC का काम क्या है, ये एक IC जो है वो 10 ट्रांजिस्टर के बराबर है। एक IC जो है वो कितने ट्रांजिस्टर के बराबर है, 10 ट्रांजिस्टर के बराबर है। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि कंप्यूटर का साइज़ कितना मज़ीद छोटा हो गया होगा। मतलब कि पहले छोटा हो गया था, सही, और मज़ीद छोटा कर दिया किसने, थर्ड जनरेशन ने इसको और मज़ीद छोटा कर दिया। इंटीग्रेटेड सर्किट, आपके अगर मोबाइल की बात करूँ मैं, तो मोबाइल के अंदर चार्जिंग की भी IC होती है, स्क्रीन की भी IC होती है, हर चीज़ की IC होती है, तभी वो काम कर रहा होता है और इतने छोटे पैमाने पे काम कर रहा होता है।
यही अगर आपको मोबाइल में बोलूँ, मोबाइल का आपका जो है कंप्यूटर है, तो मेरी बात बिल्कुल सही होगी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं एवोल्यूशन और भी दीगर जो वीडियोस हैं, तो उनमें मैंने अच्छे तरीके से बताया मोबाइल भी क्या है, हमारा कंप्यूटर है। सही, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आई थिंक बताया कि वो कंप्यूटर है मोबाइल भी। सही, तो आपको ये बात भी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आईसी की वजह से हमारे हाथों में, हमारी जेबों में मोबाइल है एक तरीके से देखा जाए तो। सही, अब चलते हैं 4th जनरेशन पे। ठीक, अब ये 3rd जनरेशन देख लें, 1964 to 1971। सही, अब आई हमारे पास 4th जनरेशन। 4th जनरेशन सिंपल हम देखते हैं चल के 4th जनरेशन का क्या वही क्या सीन है। 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1971 टू प्रेजेंट है, ये क्या हुआ। 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1971 से स्टार्ट हुई, अभी तक प्रेजेंट है। सही, अभी मैं 2021 में इस वक्त मौजूद। सही, और अभी तक ये चल रही है, ख़त्म नहीं हुई बिल्कुल भी, ख़त्म हो रही है ऐसा ऐसा। सही, दिस इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर वॉज revolutionary which caused the development of faster, less expensive, smaller and more reliable computer. They use semiconductor memories, RAM and ROM and magnetic storage become popular. बोले इस जनरेशन के अंदर जो है हमारे पास क्या आ गया, माइक्रो प्रोसेसर आ गए, जिसको हम बोलते हैं जस्ट लाइक अ ब्रेन, जस्ट लाइक अ ब्रेन। अब यहाँ पे इस बात यह है कि इसमें बहुत सारी आईसीस लगी हुई है, आपको माइक्रो प्रोसेसर नज़र आ रहा है, इसके अंदर छोटी छोटी आईसी नज़र आ रही है। अभी इतनी छोटी सी चिप है, नहीं कि आपके बिल्कुल 2 उंगलियों के बराबर जो है, ये 3 उंगलियां लगा लें आप, इतनी चिप है, इतनी सी चिप है ये। सही, उससे भी उसकी भी आधी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक, तो एक चिप के अंदर जो है कम से कम कितने हमारे पास आईसीज होती हैं, कम से कम समझें हमारे पास इसमें 100 से लेके 1000 तक आईसीज हमारे पास इसके अंदर लगी हुई होती हैं। जी आपके उसके कोर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी कोर है। सही, अगर आपका ड्यूल कोर है तो आपके पास कम आईसीज हैं। सही, आपका कोर 2 है थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएंगी आईसीज। फिर अगर आपके पास कोर i1 है तो जाहिर सी बात है आईसीज और ज़्यादा हो जाएंगी, फिर उसकी स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी। सही, कोर i2 है, कोर i3 है, ऐसे ज़्यादा होते जाएंगी। कोर i9 तक अभी तक हमारे पास प्रोसेसर आ चुके हैं, जिनको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, और जस्ट लाइक अ ब्रेन बोलते हैं, कंप्यूटर ब्रेन नहीं है। ओके, आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देख लेते हैं, रेवोल्यूशनरी विच कॉज द डेवलपमेंट ऑफ फास्टर, लेस एक्सपेंसिव कंप्यूटर, और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए और ज़्यादा सस्ते हो गए 4th जनरेशन के अंदर। सही, स्मॉलर एंड मोर रिलायबल कंप्यूटर दे यूज सेमी कंडक्टर, इसके अंदर सेमी कंडक्टर यूज़ करे गए, जो आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। आईसीज तो एक अलग है, सेमी कंडक्टर जो है यहाँ पे लगे हुए हैं। सही, सेमी कंडक्टर यानी कि छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं ना, वो इसके अंदर कंडक्टर लगा दिए गए, जो इसकी जो ये हीट कर रहा होता है उसको कन्वे भी कर रहे होते हैं, उनको कूल करने की कोशिश करते हैं, जो छोटे छोटे कंडक्टर यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे कंप्यूटर में जो है रिलायबल कंप्यूटर दे यूज सेमी कंडक्टर, मेमोरीज के लिए जो है रैम एंड रोम हमने यहाँ पे रखा। कंप्यूटर की अगर स्पीड को मैनेज करना है, सही, तो हमने रैम यूज़ करनी है, और अगर हमें वहाँ पे कोई स्टोरेज का काम करना है तो हम उसके लिए रोम यूज़ करेंगे। मैग्नेटिक स्टोरेज बिकम पॉपुलर, मोर हाई लेवल लैंग्वेजेस वेयर इंट्रोड्यूस लाइक C++। सही, अब C++, जावा वगैरह जो है वो कौन सी जनरेशन में आई हैं लैंग्वेजेस, 4th जनरेशन के अंदर आई हैं। सही, और भी इसके अलावा पाइथन वगैरह और भी दीगर लैंग्वेजेस हैं जो आ रही हैं, मसलसल आ रही हैं, 1000+ जो है लैंग्वेजेस आ चुकी हैं 4th जनरेशन के अंदर। मैं किससे से नाम बताऊंगा आपको यहाँ पे बैठ के। सही, जिसमें ASP.NET है, 1-2 लैंग्वेज के मैं आपको यहाँ पे नाम बता रहा हूँ। सही, HTML है, और भी दीगर लैंग्वेजेस, C++, CSS है। ओके, और भी दीगर लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी, मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता। ठीक, दिस कंप्यूटर वेयर आर यूज इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, कंप्यूटर जो है 4th जनरेशन के अंदर एवरी ऑफ फील्ड लाइफ में, यानी कि बैंक्स के अंदर यूज़ हो रहा है, एजुकेशन में, जिस शोबे में आप चले जाओगे वहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ है लाजमी। सही, तो आई होप ये बात भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। लाइक स्पेस एप्लीकेशन, बिजनेस एंड आर्ट वर्क वगैरह जितने भी आपके होते हैं ना बिजनेस वगैरह, उनके अंदर बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज़ किया जा रहा है। सही, आई होप ये बात भी आपको अच्छे तरीके, ये जो जनरेशन है ये भी अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा सा और आगे मजीद हम चल लेते हैं। बस याद रखिएगा, जस्ट लाइक अ ब्रेन, माइक्रो प्रोसेसर की अपनी स्पीड्स वगैरह होती हैं, और हम इसको मेजर किसमें करते हैं, गीगाहर्ट्ज़ में इसको मेजर करते हैं। अगर आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आया, मैं इसको ज़रा यहाँ से निकाल लूँ अपने कंप्यूटर को, यहाँ से बैकअप पे जा रहा हूँ आसी। तो बैकअप पे जाने का मतलब क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हम ये इस पर काम कर रहे होते हैं। देखें ज़रा, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अब मेरे पास जो है सिंपल ये मेरा डेस्कटॉप है। ठीक, अब मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब सिंपल मैं अपने दिस पीसी पे जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ और प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर दिया मैंने सिंपल। अब जैसे ही मैंने प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करा है तो मेरे पास यहाँ पे कुछ मेजरमेंट आ रहे हैं। डिवाइस नेम क्या है भाई, हमारा डेस्कटॉप। सही, प्रोसेसर देख रहे हैं, AMD का मेरे पास प्रोसेसर लगा हुआ है। आपके पास हो सकता है इंटेल का भी हो और हो सकता है AMD का भी हो। सही, तो मेरे पास जो है वो ये है 2X2 B28 प्रोसेसर,
और जो मेरी स्पीड है वो क्या है 3.40 गीगाहर्ट्ज़, बहुत ज़्यादा स्पीड है मेरे प्रोसेसर की। ठीक, रैम कितनी लगी हुई है 10.0 यानी कि 10 GB मेरे पास रैम इसके अंदर लगी हुई है। आई होप ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद सिस्टम टाइप क्या 64 बिट, तो ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा क्या होता है क्या नहीं होता। आप चेक कर लो अपने प्रोसेसर की स्पीड अपने कंप्यूटर में भाई कितनी स्पीड है। तो याद रखिएगा जो प्रोसेसर की स्पीड होती है वो किस में होती है, गीगाहर्ट्ज़ में होती है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, तो चलें अब थोड़ा सा और जाके देखते हैं, अपनी उसी चीज़ पर आ जाते हैं वापसी। तो मैं अपनी उसी चीज़ पे यानी कि जहाँ से हमने देख रहे थे सब चीज़ें उसी को हम वहीं पे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब वापसी आ गया मैं यहाँ पे, अब चलते हैं दोबारा वहीं पे जहाँ से हमने कंटिन्यू करना है दोबारा। तो यहाँ पे आ गए हम बिजनेस एंड आर्ट वर्क वगैरह आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जस्ट लाइक अ ब्रेन, जस्ट लाइक अ ब्रेन। ठीक, तो यहाँ पे जो है अब हम चलते हैं फिफ्थ जनरेशन के ऊपर हम चलेंगे। फिफ्थ जनरेशन को देखेंगे, फिफ्थ जनरेशन क्या है। सही, ओके। अब यहाँ देखें अगर टाइम शेयरिंग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 4 जनरेशन के अंदर भी यूज़ होते थे, और भी दीगर हैं, याद रखिएगा इनके जो एप्पल मैग्नेटोश IBM PC वगैरह इसके अंदर यूज़ होते थे किसी के अंदर 4 जनरेशन के अंदर। सही, और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे हम लोग इसके अंदर काम करते हैं। ठीक, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ एक दफ़ा, ताकि आप क्लियर हो जाओ बिल्कुल कि हाँ यार ये चीज़ है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। सही, तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। इसके अंदर विंडोज़ 10 वगैरह आपके जो है 4 जनरेशन के अंदर ही हमारे पास आई हैं। देखिए कितना ही ज़बरदस्त सॉफ्ट लुक आपको लग रहा है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ओके, ठीक, ये चीज़ अगर हम और थोड़ा सा इसको देखें, यहाँ नीचे आ जाता हूँ मैं थोड़ा सा देखने के लिए। इसके अंदर लिखा है एप्पल मैग्नेटोश IBM PC HP, और भी बहुत सारे PC हैं, लाखों हैं, लाखों। सही, ये नहीं है कि सिर्फ ये आए हैं, सिर्फ लाखों हैं। इसके अंदर सिर्फ चंद लिखे हुए हैं लेकिन लाखों हैं PC। ओके, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। अभी प्रेजेंट है, फिफ्थ जनरेशन जो है वो क्या है, प्रेजेंट है लेकिन नज़र नहीं आ रही। प्रेजेंट है लेकिन नज़र नहीं आ रही। चलें वो भी देख लेते हैं। आने वाले वक्तों में आपने सुना होगा रोबोट आएंगे इस दुनिया में, रोबोट्स के बारे में बात हो रही है। तो रोबोट क्या है, फिफ्थ जनरेशन की ही एक मिसाल है। आपने अभी देखा होगा कुछ ये रेडमी वगैरह के फ़ोन आए हुए हैं, और भी दीगर जो फ़ोन्स आए हुए हैं वो कौन से जनरेशन के फ़ोन है, फिफ्थ जनरेशन के फ़ोन है। 5G पे काम करते हैं। सही, 5G की स्पीड रखते हैं अपने अंदर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस आर स्टिल बीइंग डेवलप्ड इन दिस जनरेशन। कंप्यूटर विल बी कैपेबल ऑफ सेल्फ लर्निंग, रीजनिंग एंड जनरलाइजेशन। सही, ये जो सिस्टम्स होंगी, ये जो मशीन्स होंगी, ये जो डिवाइसेस होंगी, ये नेचुरल लर्निंग करेंगे। नेचुरल लर्निंग क्या होती है, सिंपल मिसाल के तौर पे मैं कंप्यूटर से उर्दू में बात करना चाहता हूँ तो उर्दू में वो जवाब देगा मुझे। सही, अभी तो फ़िलहाल हम उससे सवाल पूछते हैं, वो हो सकता है हम अपनी लैंग्वेज में पूछ लें लेकिन वो जवाब हमें इंग्लिश में देता है। तो कहने वाला सिंपल इतना है कि सिंपल इतना है कि ये क्या करता है, नेचुरल लर्निंग करता है, सेल्फ लर्निंग करता है। आप जो है उर्दू में सवाल करोगे, उर्दू में जवाब देगा। जैसे आज के दौर में हम इंग्लिश में सवाल करते हैं गूगल में, तो इंग्लिश में ही वो जवाब देता है हमें, जबकि ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर क्या होगा, आप उर्दू में बोलोगे, उर्दू में ये जवाब देगा। आप सॉफ्टवेयर्स को भी उर्दू में राइट कर सकते हो, उससे रीड करवा सकते हो, उस पर काम करवा सकते हो। सही, तो ये क्या है, नेचुरल लर्निंग है, जिसको हम सेल्फ लर्निंग भी कहते हैं। और हर चीज़ को बहुत बाकायदा आपकी जितनी कार्ड्स वगैरह होंगी उसके अंदर इंस्टॉल होगा, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। सही, यानी कि ह्यूमन रोबोट्स वगैरह जितनी भी हैं ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है। यानी कि कहने का सिंपल इतना है, अगर मैं बोलूँ आर्टिफिशियल गोल्ड, वो आर्टिफिशियल है, गोल्ड है लेकिन आर्टिफिशियल है, रियल गोल्ड नहीं है। इसी तरीके से आर्टिफिशियल ह्यूमन हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो जाएगा। इंटेलिजेंट है लेकिन आर्टिफिशियल है, लेकिन रियल इंटेलिजेंट नहीं है। सही, लेकिन काम जिससे तेज़ करेगा, इंसान से तेज़ करेगा काम। आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है AI इंक्लूड मशीन लर्निंग, डेप्थ लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स एंड एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम हमसे बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। बस एक चीज़ और लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा, एक चिंपैंजी होता है, उसको हम नंबर देते हैं 7। मिसाल के तौर पे उसके दिमाग के हिसाब से उसको हम नंबर देते हैं 7, और इंसान को उसके दिमाग के मुताबिक हम नंबर देते हैं 9। सही, परसेंटेज दे रहे हैं एक तरीके से। सही, 7 हमने दे दी चिंपैंजी को, चूँकि चिंपैंजी जो है उसका काफ़ी हद तक दिमाग जो है इंसानों से मिलता है, तो हमने उसको दे दिए 7, इंसान को दे दिए 9। और अगर हम रोबोट को देना चाहें नंबर, तो हम उसको कितने देंगे, 1000। आई होप ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक यानी कि सब्सक्राइब भी ठोक दिएगा एक, और वीडियो को लाइक कर दिएगा। थैंक यू।